अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, PTV न्यूज़ से हम हाजिर हैं। आपको आपने ख़बरें सुनी होंगी। ख़बरों में आपने कोरोना से मुताल्लिक जो ताज़ा तरीन आदाद शुमार हैं वो भी सुने होंगे। बड़ी परेशान कुन सूरत हाल है, न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में। पाकिस्तान में ताज़ा तरीन ख़बर यही है कि 65,000 के करीब ये इन्फेक्शन या मुतासरीन की तादाद पहुँचने वाली है और 1359 के करीब हलाकतें हो चुके हैं इस वबा की वजह से। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें, दुनिया के कुछ दूसरे हिस्सों की तरफ, वहाँ पे सूरत हाल इससे भी ज़्यादा तशवीशनाक है। भारत में ताज़ा तरीन ख़बर यही है कि वहाँ पे मुतासरीन की तादाद 1,72,359 हो गई है और इसके साथ वहाँ पे हलाकतों की तादाद तकरीबन 5,000 तक पहुँचने वाली है। इसके साथ ही हमारे ही ये माहौल से मिलता जुलता ब्राज़ील, जिसकी आबादी हमसे ज़रा सी कम है, कोई 21 करोड़ के बराबर है, वहाँ पे सिर्फ 2 महीनों के अंदर जो इन्फेक्शंस की तादाद है या मुतासरीन की तादाद है वो 4,38,000 से भी तजावुज़ कर गई और उसमें 26,764 हलाकतें हुई हैं। और आपको शायद याद हो कि इब्तिदाई में ब्राज़ील के सदर ने जब उनके सिर्फ कोई 3,000 केसेस हुए थे तो किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे पूछा गया कि कोई तकरीबन 100-150 लोग अब तक हलाक हो चुके हैं इस वबा से, तो उन्होंने कुछ इस अंदाज़ में उसका जवाब दिया जिसका ये मतलब निकल रहा था कि ठीक है तो फिर क्या हुआ। और उसके बाद उन पर बहुत तनकीद हुई और आपने देखा कि अब वो 26,000 से भी तजावुज़ कर चुके हैं वहाँ सिर्फ हलाकतें। तो हमें इससे सबक ये सीखना चाहिए कि जितनी हम एहतियात कर सकते हैं पाकिस्तान में वो करें ताकि कम से कम इस वबा की ट्रांसमिशन हो। और पाकिस्तान में तो आपको मालूम है जो हमारा पब्लिक हेल्थ सिस्टम है पहले ही बहुत ज़्यादा प्रेशर में है, क्योंकि गुज़िश्ता 7 दहाइयों में हुकूमतों ने इस शोबे की तरफ तवज्जो नहीं दी, जिसकी वजह से आम हालात में भी ख़ास तौर पे जो सरकारी हस्पताल हैं उन पे बहुत प्रेशर रहता है। लिहाजा आपसे हमारी दरख्वास्त ये है, जो जहाँ भी ये प्रोग्राम देख रहा है, कि जितनी मुमकिन हद तक आप एहतियात करें, ज़रूर मास्क ज़रूर पहने। चीन में इस वक्त भी अब भी तकरीबन हर जगह मास्क पहना जा रहा है, क्योंकि उनके नज़दीक यही एक बेहतरीन तरीका है कोरोना की वबा से बचने का। फिर सफाई का भी बहुत ख्याल रखना है, एक दूसरे से फासला रख के बातचीत करनी है। हम ये बातें हर प्रोग्राम की इब्तिदा में आपको इसलिए बताते हैं ताकि आप और आपके जितने भी अजीज़ व अकारिब हैं वो कम से कम मुतासिर हों। अब यह है कि हमें इस बीमारी के साथ, इस वबा के साथ शायद बहुत अरसे तक रहना है और इसीलिए हमें एहतियाती तदाबीर का दामन हाथ से नहीं छोड़ना। अब आते हैं हम कुछ हालात हाज़रा की तरफ। आप यकीनन फ़ॉलो कर रहे होंगे कि हफ़्ता पहले जो एक अंदोनाक हादसा हुआ कराची में, तैयारा PIA का क्रैश हुआ, उसमें 100 के करीब जानें हमारी ज़ाया हो गई और अब इस वक्त उसकी तहकीकात भी जारी है और वज़ीर-ए-आज़म ने ये हिदायत दी हैं कि इसकी तहकीकाती रिपोर्ट को पब्लिक किया जाएगा, यानी आवाम तक उसको पहुंचाया जाएगा। और उन्होंने ये भी साथ कहा है कि इस जो माजी में हादसे हुए, फ़िज़ाई हादसे, उनकी रिपोर्टों को भी पब्लिक किया जाए। तो इस हवाले से आज हमने फिर दावत दी है सेनेटर अनवर बेग साहब को, और उनके साथ हमारे साथ हैं इरफान गौरी साहब, सहाफ़ी हैं, बड़ा नाम है उनका, डेली टाइम्स और द न्यूज़ टुडे, मुख्तलिफ़ हवालों से उनका तारुफ़ है। तो हमारे साथ अनवर बेग साहब मौजूद हैं। अनवर बेग साहब, हमारी आवाज़ आ रही है आपको? जी आ रही है। थैंक यू फॉर हैविंग मी। जी अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया। और इरफान गौरी साहब भी मैं देख रहा हूँ हमारे साथ लाइन पे हैं। तो इब्तिदा करते हैं बेग साहब आपसे कि तहकीकात हो रही है कराची क्रैश के हवाले से, अब रिपोर्ट को पब्लिश करने का या पब्लिक करने का भी हुक्म आया है। तो आप ये बताइए कि इसका फ़ायदा क्या हो सकता है अगर रिपोर्ट पब्लिक हो जाए तो? इम्तियाज, पहली बात तो ये है कि आई मस्ट गिव क्रेडिट टू द PTI गवर्नमेंट कि ये जो इंक्वायरी रिपोर्ट्स हैं ये पब्लिक करना इन्होंने शुरू किया है। फॉर एग्जांपल,
ये जो शुगर स्कैंडल का है ये इन्होंने पब्लिक की है। बट विल कम टू द शुगर्स कमीशन लेटर। बट ये अच्छी बात है कि ये लोग इसको पब्लिक कर रहे हैं, बट दैट इज नॉट द एंड ऑफ इट। अगर आप पब्लिक कर रहे हैं तो फिर जो पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल इसमें किस किस की कुताही हुई है, दे नीड टू बी आइडेंटिफाइड एंड दे नीड टू बी डेल्ट विद अकॉर्डिंग टू द लॉ। अब ये नहीं हो कि जी रिपोर्ट आ जाए और फिर आप उसको शेल्फ में डाल दें या कोल्ड स्टोरेज में डाल दें। नो, पब्लिक अगर आप कर रहे हैं तो ब्रिंग इट टू अ लॉजिकल कंक्लूजन, यू सी, बिकॉज अदरवाइज पीपल विल लूज कॉन्फिडेंस। अभी तक ये बहुत अच्छी बात है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट इम्तियाज, मैं ये क्रैश के ऊपर कोई कमेंट करना नहीं चाहता। उसकी वजह ये कि मैं कोई एविएशन एक्सपर्ट नहीं हूं, बट आई वुड लाइक कि ये जितनी कंट्रोवर्सीज चल रही हैं बिटवीन द फेडरल गवर्नमेंट एंड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ सिंध, एक कंट्रोवर्सी इन्होंने बना दी है इस एयर क्रैश पे। अरे भाई, nearly 100 people lost their lives। अब जिनके घरों में ये मैयतें गए उनका आपने हाल पूछना छोड़ दिया है और आप ये चीजों पे आप सियासत चमका रहे। नो, दिस शुड नॉट हैपन। प्लीज फॉर गॉड सेक इस पे पॉलिटिक्स ना करें। लेट द एक्सपर्ट्स डू द इंक्वायरी। और जब गवर्नमेंट ने अब ये कहा है कि दे आर गोइंग टू मेक इट पब्लिक, आप पेशेंस से आप बैठें and let's see what they report, or once they report to the public, फिर आप जो कमेंट करना चाहें कहें। but since I am not an aviation expert, I would not like to make a comment कि भाई पायलट एरर है या एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का प्रॉब्लम है या किसी का भी प्रॉब्लम है। I don't want to make a comment। नहीं बेग साहब, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि ये वो बातें हैं जो कि तहकीकाती रिपोर्ट की सूरत में सामने आ जाएंगी। हमें इस पे बहुत ज़्यादा तबसरे करने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम में से कोई भी एविएशन एक्सपर्ट नहीं है। लेकिन उसके हवाले से अब बहुत सारी बातें, कुछ रिलेटेड बातें हैं जो जिनका ताल्लुक डिसिप्लिन से है, मेरिट से है, ट्रांसपेरेंसी से है, वो ज़रूर सामने आ रही हैं कि जिस तरह पाकिस्तान जो पायलट्स एसोसिएशन है उनकी तरफ से, फिर सिविल एविएशन अथॉरिटी के अंदर से कुछ ख़बरें बाहर आई हैं, लीक हुई हैं या बाहर उन लोगों को रसाई देने के लिए वो चीज़ें सामने आई हैं। इसका भी तयन बाद में होगा। लेकिन इरफान साहब, आप ये बताइए कि इस पे हम पहले इस बाद में आएंगे। अगर आप भी इसी नुक्ते को अगर जारी रखें कि ट्रांसपेरेंसी के लिए क्या इस रिपोर्ट का पब्लिक किया जाना ज़रूरी है और इससे कोई फ़ायदा हो सकता है? जी बहुत शुक्रिया इम्तियाज साहब। देखिए, एक बात तो ये खुशाइन बात है अगर गवर्नमेंट पब्लिक कर रही है चीज़ें, और ये इसीलिए कमीशन का तो मकसद ही यही होता है कि लोगों को पता चले। इसके साथ एक और जो बहुत ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि जो ये इन्वेस्टिगेशन हो रही होती है उसकी अपनी ट्रांसपेरेंसी, और उसके अंदर जो लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं उनके हवाले से भी चीज़ें वो बड़ी वाज़ेह होनी चाहिए। अब जैसे ये वाला सूरत हाल है, इसके अंदर हमें नज़र आता है कि जो पायलट्स की एसोसिएशन है वो बड़ी खुल के उसके ऊपर उसकी रिजर्वेशंस हैं। वो कहते हैं कि हमारा एक नुमाइंदा होना चाहिए था। तो अगर इस बात में वज़न है तो इसको देखना चाहिए। उसके साथ साथ एक ये जो हमारे यहाँ एक और ट्रेंड जिसका आपने भी जिक्र किया कि अभी ये जब ये क्रैश हुआ उसके फौरन बाद, यानी बिल्कुल विद इन मेरा ख्याल है कि 1-2 घंटे बाद हमारे पास थ्रू सोशल मीडिया हमारे पास वो जो कंट्रोल टावर की और जो कप्तान की बात हो रही है वो चीज़ें जो हैं वो किसी हद तक वो आई हैं, सामने आई। अब उसके ऊपर भी एक कंट्रोवर्सी है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि वो एडिटेड तरीके, अब देखिए वो वाली चीजें अफेक्ट करना शुरू कर देती हैं। और ये जो लोग वहां बैठे होते हैं, चाहे वो कंट्रोल टावर पे हैं या किसी ऐसी जो सेंसिटिव जगह पे हैं, तो ये चीजें तो इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा होनी चाहिए थी इससे पहले कि ये कंट्रोवर्सी बना दी गई। और फिर ये कि मैं बेग साहब से इस बात पे इत्तफाक करूंगा कि देखें ये जो सानियात इस तरह के होते हैं, जरा इसको जरा थोड़ा सा अगर हम एक उस लिहाज से अपने इंसानी
लिहाज से देखें कि ये कितनी बड़ी अलमिया होता है कि ये जो फैमिलीज, यानी ये समझ लें कि ये 100 फैमिलीज किस तरीके से अफेक्ट हुई हैं, तो जी बिला ये शुबा, चीज भी देखने की उसमें देखिए जरूरत है। बहुत 100 के करीब ये घराने मुतासर हुए, लेकिन जैसे बेग साहब कह रहे थे कि इस मामले को भी कोरोना की तरह एक पोलिटिसाइज कर दिया गया, यानी सियासी जमातों ने उस पर पॉइंट स्कोरिंग शुरू कर दी, जो कि बड़ा ही एक अफसोसनाक पहलू है। दूसरे मुल्कों में भी, चंद मुल्कों में इस तरह सूबाई हुकूमतों और वफाकी हुकूमत के दरमियान स्ट्रेटजी यानी हिकमत अमली पे इख्तलाफात ज़रूर हुए, लेकिन इस अंदाज में शायद पोलिटिसाइज ये मामला नहीं हुआ है। बेग साहब, आप ये बताइएगा, आप तो जब सेनेट में थे मुख्तलिफ़ कमेटियों के आप मेंबर भी रहे और स्पोर्ट्स पे भी आपकी बड़ी गहरी नज़र थी, बल्कि वो कमेटी तो आप हेड भी कर रहे थे उस, और दूसरी जो कमेटियां थी जिसका हवाबाजी से या हमारे इक़्तिसादी मामलात से ताल्लुक़ है, आपने यकीनन उसकी बाज़गश्त सेनेट में भी सुनी होगी कि इस वक्त जो बातें आ रही हैं उस वक्त भी हो रही थी, लेकिन दबे अल्फाज में। और जो बातें सामने आई हैं वो यही है कि जो माजी में सियासी जो हुक्मरान थे, लीडर थे या जमातें थी, उन्होंने अपना असर नफूज़ इस्तेमाल किया, और चाहे वो PIA था, चाहे पाकिस्तान स्टील मिल थी, चाहे रेलवे था, अपने अपने मनपसंद लोगों को वहाँ पे लगाने के लिए, जिसका मतलब है कि मेरिट का ख्याल नहीं रखा गया, सिफारिश की गई, जिसकी वजह से जो लोग वहाँ नए आए, भर्ती हुए, वो अमलन जवाबदेह नहीं थे उस ऑर्गेनाइजेशन को, बल्कि वो जवाब देते उन लोगों को जिन्होंने उनको भर्ती किया था। तो आप समझते हैं कि ये जो कुछ हम देख रहे हैं, पुअर गवर्नेंस या बैड गवर्नेंस या लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, ये बुनियादी तौर पे उसकी यही वजह है जो मैंने अवामिल गिनाए हैं? देखें इम्तियाज साहब, बात बड़ी सीधी सी है। पहली बात, ये हुकूमत, किसी हुकूमत का काम नहीं है टू रन कमर्शियल एयरलाइंस और टू रन कमर्शियल बिजनेसेस। इसके पीछे जनाब, आप सबसे पहले इसको आप प्राइवेटाइज करें। जब तक ये एयरलाइन प्राइवेटाइज नहीं होगी, ये एयरलाइन नहीं चल सकती। आप इससे अंदाजा करें, उसके इनके पास कोई 25-26 हजार एम्प्लॉइज हैं। जहाज एक जमाने में अच्छा जब टाइम था PIA का, उस वक्त कोई 40-45 एयरक्राफ्ट थे। नाउ दे आर रिड्यूस्ड टू अबाउट 15-16 एयरक्राफ्ट। अब मुझे आप ये बताएं, विद दैट टॉप हैवी, और माशाल्लाह ये पिछले 2 हुकूमतों ने तो उन्होंने तो इसका बेड़ा गर्क कर दिया, अपने चहीतों को लेके आए, और विद ऐसी सैलरीज के आप सोच नहीं सकते। और पिछले 10 साल के अंदर PIA हैज गॉन इनटू रैग्स। तो इसका कोई हल नहीं है अभी, ये रिवाइव नहीं हो सकती। ये PTI गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि भाई दे हैव टू प्राइवेटाइज इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर द यूनियंस आर सेइंग। यूनियन और ये जो यूनियंस हैं, ये सब पॉलिटिकली एफिलिएटेड हैं। ये नहीं होना चाहिए भाई, खुदा के वास्ते। इट्स एन एयरलाइन जो जिसको दुनिया बात करती थी। आपको याद है, जैकलिन कैनेडी फ्लू वंस फ्रॉम न्यूयॉर्क टू लंदन, और इतनी अच्छी सर्विस थी, एंड शी मेड अ कमेंट that PIA is a great airline to fly with, and that became a slogan of PIA. ये वो जमाना था। और अब देखें हमारे हालात क्या है। अल्लाह ताला माफी दे, हमारे जहाजों का बहुत बुरा हाल है। यानी मुझे तो समझ में नहीं आता, ये पायलट्स उड़ाते कैसे ये हमारे जहाजों को। देखें, इसका कोई हल नहीं है। वी कैन गो ऑन टॉकिंग एंड टॉकिंग अगेंस्ट PIA के भाई PIA में ये खराबी है, PIA में ये खराबी है। इसका एक ही हल है, इसको प्राइवेटाइज करें, और प्राइवेटाइज करें वॉर फुटिंग के ऊपर। आप कब तक पब्लिक टैक्स पेयर मनी आप इनको पंप करते जाएंगे? $500 बिलियन इनको आपने दे दिया है, हर महीने इनको पैसे चाहिए। अब एयरफोर्स के आपको आदमी आपने बिठा दिए। अरे भाई, एवरी एयरफोर्स ऑफिसर इज नॉट एयर मार्शल नूर खान। दोज वर गुड डेज। अब यहाँ पे उन्होंने उठा के, मैंने सुना है कि एयरफोर्स के काफी लोगों को वो ले आए, अपनी टीम लाए। व्हाट इज द गुड? यू सी, कमर्शियल एयरलाइंस आर टू बी रन ऑन कमर्शियल बेसिस। जी बिला शुबा, इसमें एक कमर्शियल बुनियादों पे इसको चलाना चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आपने चूंकि प्राइवेटाइजेशन का
मसला उठाया कि इसको निजकारी किए बगैर इसका इलाज मुमकिन नहीं है। इरफान, आप भी इस मामले को फॉलो करते रहे हैं, निजकारी का मसला हम सब इसको देखते रहे हैं। ऐसे लगता है कि एक अंदरूनी तौर पे ऐसे जिसको वेस्टेड इंटरेस्ट कहते हैं, ऐसे अनासिर हैं जो PIA या स्टील मिल की निजकारी नहीं चाहते हैं। तो आपका क्या ख्याल है कि जो गुज़श्ता हुकूमत में भी एक कोशिश हुई थी हल्की सी, लेकिन बाद में फिर हुकूमत बैकफुट पे चली गई, तो क्या जो बेग साहब कह रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन होनी चाहिए और प्राइवेटाइजेशन के बगैर कारकर्दगी दुरुस्त नहीं होगी, तो आप इससे किस हद तक इत्तेफाक करते हैं? जी इम्तियाज साहब, देखिए एक बात तो ये तय है कि अब इतने अरसे से जो PIA को फीड किया जा रहा है और ये नेशनल एक्सचेकर से, और इसमें कोई बेहतरी की सूरत हाल नहीं आई। और इस सूरत हाल के अंदर आपको फिर देखना पड़ेगा कि आपके पास क्या ऑप्शंस हैं। आपने ठीक फरमाया कि देखें, इससे पहले जब भी कोशिश की जाती है, कोई भी गवर्नमेंट ने किया है, आपको याद होगा कि उस वक्त हम लोग सारे कवर कर रहे थे कि जब पीपल्स पार्टी के दौर में भी थोड़ी सी कोशिश हुई, पिछले दौर में भी, और आपको याद होगा कि उस वक्त पायलट्स ने किस तरीके से, देखें जहां हम उनकी बात कर रहे हैं कि जहां पे उनको ड्यू एक उनकी रोल देना चाहिए, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर ये सूरत हाल हो जाए कि किसने कौन सी फ्लाइट पे जाना है, ये भी अगर यूनियन डिसाइड करना शुरू कर दे, तो आपको इससे अंदाजा होना चाहिए कि भाई ये किस तरीके से फिर प्रोफेशनलिज्म वहां खत्म हो जाता है। और फिर ये कि जो यूनियंस का जहां तक ताल्लुक है, देखें हम लोगों के यहाँ यूनियंस जो लेबर यूनियन के तौर पे होनी चाहिए, वही जब यूनियंस जब पॉलिटिकल पार्टीज की एक विंग्स बन जाते हैं, तो फिर ये खराबी जो है वो फिर और ज्यादा बढ़ जाती है। यही सूरत हाल देखें, हम सारे इस चीज पे बिलीव करते हैं कि डेमोक्रेसी के लिए जब हम बात करते हैं कि यार ये स्टूडेंट, अब आपको पता है कि स्टूडेंट्स यूनियन में भी यही मसला है कि अगर आप बहाल करते हैं तो वो भी पॉलिटिकल पार्टीज। तो ये जो सूरत हाल है उसमें आपको देखना पड़ेगा। और ये जितने भी इस तरह के इदारे हैं, अब जैसे स्टील मिल का भी बेग साहब ने जिक्र किया है, और भी जो ऐसे इदारे, मैं तो इवन रेलवे की भी बात करूंगा कि भाई ये देखें, ये वो चीजें हैं कि जिनको आपने कमर्शियली और प्रोफेशनली चलाना है, ये गवर्नमेंट को का काम नहीं है। लेकिन हम चूंकि उसको एक सिलसिला हमने रखा हुआ है, और भर्तियों के लिए भी एक ये है कि इन्हीं इदारों के, और जब ये भर्तियां होती हैं तो आपको शायद ये याद होगा वो जो रिपोर्ट्स छपी थी कि जिन लोगों को भर्ती किया गया, तो वो ऐसी भी सूरत हाल होती रही कि वो लोग बाहर बस में बैठे हुए हैं और जो PIA का चेयरमैन है उसको कहा जाता है कि भाई आप साइन कर दें, विदाउट नेमिंग में उन सारी, बिलाशुबा वो तो इस तरह में के बैठे हुए और उनकी एम्प्लॉयमेंट्स के लिए जो लेटर्स बना के दिए गए, और चेयरमैन अगर उसको साइन कर रहा है, तो आप उन लोगों से क्या तवक्को रखते हैं कि वो कितने प्रोफेशनल अंदाज में वहां काम कर रहे होंगे। चले आप इरफान, आप हमारे साथ ही रहिए। बेग साहब, आपकी इजाज़त से मैं इस वक्त आपको ले चलता हूँ दोहा। वहाँ से हमें एक एविएशन इंजीनियर हैं, एक्सपर्ट हैं, रफ़ीक जान साहब ने ज्वाइन किया है, तो वो हमारी बातें सुन भी रहे थे और इनका भी बड़ा तजुर्बा है, एक मकामी एयरलाइन के साथ ये वाबस्ता हैं। इनके अपने भी कुछ मुशाहिदात हैं, अपनी कुछ इनकी अर्जदाश्त करना चाह रहे थे जब ये क्रैश हुआ है कराची में, उसके बाद काफ़ी बातें ये करना चाह रहे, तो हमने सोचा कि इनको हम फिर PTV न्यूज़ के ज़रिए इनसे बातें सुनते कि जो अभी इरफान गौरी साहब ने और बेग साहब ने बात की प्राइवेटाइजेशन के हवाले से, नालायकी और सिफारशी भर्तियों के हवाले से। तो रफ़ीक साहब, आप ये बताइएगा कि जब हादसा हुआ कराची में, तो फौरी तौर पे उसके टेक्निकल एस्पेक्ट से कते नज़र क्या आपके जहन में आया? आपने कुछ बातें सुनी भी, कुछ आपके दोस्त हैं PIA में, उनसे भी बातचीत हुई, तो क्या आप कहना चाहेंगे इस हवाले से? जी इम्तियाज साहब, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। मैं एक्चुअली बेग साहब के ओपिनियन से 100% एग्री करूँगा कि जो बुनियादी मसला है हमारे मुल्क का और स्पेशली PIA का, कि क्योंकि 85% गवर्नमेंट ऑन रही है, और ये पॉलिटिकल एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो रहा है हमेशा से पॉलिटिशियंस का।
तो जब तक वो इंटरफेरेंस रहेगा, जब तक PIA ने आज तक 75 इयर्स हो गए प्रोग्रेस नहीं की और नहीं होगी। और दूसरा जो उन्होंने अहम पॉइंट किया था वो ये कि ट्रेड यूनियंस को ख़त्म होना चाहिए, पाल्पा को और दूसरी भी जो हैं। और अभी जो इंसिडेंट हुआ, क्रैश हुआ, इसमें भी मैं एक प्रोफेशनल इंजीनियर की हैसियत से ये जो मेरा अपना ओपिनियन है वो ऑलमोस्ट 90% मैंने ये एसेस किया है कि it was basically the non-compliance of SOPs by the pilot. और वो compliance जो होती है वो non-compliance की अगर हम background देखें तो that's again points back to the culture of PIA. और वो culture ये है कि हमारे जो pilots हैं I'm sorry to say कि बहुत expert हैं, बहुत अच्छे मतलब अपने profession में, लेकिन जब काम की बात आती है तो दिन वहाँ पे क्या होता है कि हम लोग शॉर्टकट करने के आदी हैं। और इस जहाज में भी ऐसे हुआ कि सीरियस नॉन कंप्लायंस हुआ और उसका नतीजा जो है वो हुआ कि व्हेन थिंग्स वेंट आउट ऑफ हैंड। अच्छा, जब नॉन कंप्लायंस की बात करते हैं हम, आम लोगों को बाज़ औक़ात समझने में मुश्किल पेश आती है कि जो इस हिदायत होती हैं पायलट के, उसने आमतौर पे वो फिर इनहराफ करते हैं और इस केस में भी उन हिदायत से जो प्रोसीजर्स हैं उससे इनहराफ किया, जिसके नतीजे में फिर इस नौइयत के हादसात होते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। इस वक्त जितने भी एविडेंसेस है हमारे जो कम्युनिकेशन ATC और पायलट के बीच में है, और उसके बाद अभी इंशाल्लाह जो 2-3 महीने में रिकॉर्डर्स का डेटा आ जाएगा। लेकिन रिकॉर्डर्स के अलावा जो इस वक्त अभी तक जितने भी एविडेंसेस है उसमें यही हुआ है कि कैप्टन बेसिकली he was coming on the wrong configuration. उसका altitude, उसकी height, उसकी speed ज़्यादा थी और he missed something for the approach. और वो approach जब उसने miss किया अपनी configuration जहाज की, तो उसको मैं कह रहा हूँ कि that was a serious non-compliance. अब उसका क्या factors हो सकते थे अल्लाह जानते हैं, क्या पता उनको कुछ और reason हो, but he never declared technical और he never declared any technical fault or emergency. और दूसरी बात यह है कि लैंडिंग के वक्त में जो एविडेंसेस हैं उसमें यह है कि उसने लैंड किया, इट मींस कि इस एयरक्राफ्ट वाज एबल टू लैंड, लेकिन उसने टच डाउन से पहले लैंडिंग गियर को रिट्रैक्ट किया व्हिच वाज नॉट रिक्वायर्ड। और उसको पता था कि इस वक्त जहाज की स्पीड नहीं है और उस कोशिश में जहाज के दोनों इंजन रनवे पे लगे। रफीक साहब, ये तो पता चलेगा, तहकीकाती रिपोर्ट सामने आएगी। इस बात पे सज्जाद गुल साहब के वालिद बड़े नाराज़ भी हुए कि वो 17,000 घंटे फ्लाइंग कर चुका था, उसके बावजूद सारा मलबा उन पे डालने की कोशिश की जा रही है। वो तो एयरबस की टीम भी आई है, लेकिन एक बड़ा एतराज़ पाल्पा की तरफ से और PIA के कुछ और लोगों की तरफ से ये हुआ कि जो तहकीकाती कमेटी हुकूमत ने कायम की उसमें पायलट्स का कोई नुमाइंदा शामिल नहीं है। तो ये मैं बेग साहब से पूछना चाहूँगा कि उस कमेटी में कुछ एयरफोर्स के लोग शामिल हो गए हैं, तो आप क्या समझते हैं कि ये कोई बिल्कुल मुनासिब नुमाइंदगी है? ज़रूरी है कि पायलट्स का, पाल्पा का उसमें नुमाइंदा हो, तो फिर कहीं जाके ये इंक्वायरी रिपोर्ट काबिल कबूल होगी? देखिए जी, मुझे नहीं पता कि पाल्पा की पार्टिसिपेशन ज़रूरी है या नहीं है, बट जब एयरबस की टीम ये इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, आई थिंक वी शुड टेक द एयरबस रिपोर्ट जब वो सबमिट करें एज द फाइनल कंक्लूडिंग रिपोर्ट, बिकॉज वो ना पाल्पा को जानती है ना किसी यूनियन को जानती है। उन्होंने अपनी एयरबस की रेपुटेशन को मद्देनजर रख के एक रिपोर्ट वो बना के और सबमिट करेंगे कि वेदर इट वाज अ पायलट एरर, वेदर एयर कंट्रोल टावर का कोई मसला था, क्या मसला था। तो मैं ये समझता हूँ कि वी शुड डिपेंड ऑन दैट रिपोर्ट। और जहां तक गवर्नमेंट की जो इंक्वायरी कमेटी है, आई पर्सनली फील एज अ लेमैन कि पाल्पा की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इट्स नेचुरल दैट पाल्पा अगर उसमें इंक्लूड होगी एंड गॉड फॉरबिड इफ द रिपोर्ट इज गोइंग अगेंस्ट द पायलट के भाई पायलट एरर है, वो डिफेंड करेगी। वो जाहिर है अपने पार्टनर को या उनके एक कोलीग को, दे विल नॉट पुट द ब्लेम ऑन दैट। तो मैं ये समझता हूँ पाल्पा शुड बी केप्ट अवे and let it be inquired by an independent body
and give the report. But again, I would like to say कि Airbus वालों की जो report होगी, we should take that more seriously. That's my opinion. जी इरफान, आप बताएं कि इस हवाले से आप क्या ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि क्या पीआईए की तरफ से या पीआईए के अंदर जो पाल्पा है उसकी तरफ से इस नौयत के जो मुतालबे हैं वो अपने कोलीग को बचाने के लिए हैं? क्या एक मुनासिब मुतालबा है? मेरा ख्याल है इम्तियाज साहब, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर देखें, एक तो बात यह है कि चूंकि होना तो यही चाहिए कि वो एक्सपर्ट्स जो कि इन सारी चीज़ों के, एक्सीडेंट्स के और इन चीज़ों के एविएशन के हवाले से जो एक्सपर्ट्स लोग हैं उन्हीं के ऊपर ही मुश्तमिल कमेटी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ सूरत हाल ये आती है कि हमारे यहाँ पहले भी पायलट्स का ये वो रहा है कि वो ये कहते हैं कि ये जो कमेटीज होती हैं ये पार्टीजन इनका रहा है, ये उनका ये कहना है। वो ये कहते हैं कि ये इजीएस्ट थिंग ये होती है कि आप जो है वो पायलट के ऊपर डाल दें, और वो क्योंकि वो जो पिछले भी कुछ क्रैश हुए उसमें भी वो यही कहते हैं कि यही। तो इसमें मेरा ख्याल ये है कि जब आप एक इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो उनके कंसर्न्स को दूर करने के लिए अगर उनका कोई नुमाइंदा उसमें बैठ जाता है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। एक उसके साथ एक और बहुत ज़रूरी चीज़ है कि देखें, जैसे मैंने आपको ये पहले कहा कि वो जब शुरू में ही जो हमें जो उसके बाद एक और रिपोर्ट ये हमें सोशल मीडिया के थ्रू और उसके वो सर्कुलेट करती रही, जिसके अंदर बड़ा क्लियरली, यानी वो उसके ऊपर कोई वो नहीं है कि ये कौन सी बॉडी है जो इसको रिलीज करने वाली है या ये किसने, लेकिन उसके अंदर वो जो चीजें हैं कि भाई, और उसके अंदर क्लियरली उन्होंने जो है वो कल्पेट किया है उसको, जी, जो अपना पायलट को। अब ये सूरत हाल कि जब अभी तक अपनी इन्वेस्टिगेशंस हुई नहीं, उससे पहले ही अगर आप किसी को मुर्दे इल्जाम ठहराएंगे तो वो फिर ये मुनासिब नहीं होगा। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर के जब एक ऑलरेडी रिजर्वेशंस हैं तो इसमें कोई मुजायका नहीं होगा कि उनके नुमाइंदे को या वो लोग जिनके ऊपर उनका भी पूरा ट्रस्ट हो, क्योंकि मैं इस चीज के मैं भी ये कहता हूं कि ये प्रोफेशनल अंदाज में चलनी चाहिए। यूनियंस जो हैं वो अपनी जगह पे, लेकिन जहां पे उनका रिजर्वेशंस आ रही हैं तो उनको एड्रेस करना वो जरूरी है। अगर हम एड्रेस नहीं करेंगे तो ये मसाइल जो हैं ये फिर चलते रहेंगे। चलिए ये पूछते हैं हम रफीक साहब से कि ये जिस इलाके में, जिस रीजन में काम कर रहे हैं, वहाँ पे अक्सर एयरलाइंस बड़े ज़बरदस्त तरीके से चल रही हैं, तो क्या वहाँ पे भी ट्रेड यूनियंस मौजूद हैं और उनके कुछ ऐसे ही असर नफूज है जिस तरह पीआईए के अंदर अब हाल कुछ अरसे पहले तो कोई 4 ट्रेड यूनियंस थी और वो अमलन अपनी शराइत जो हैं वो डिक्टेट करवाती हैं मैनेजमेंट में, तो क्या इस तरह का मुमकिन है और क्या यही पीआईए के अंदर नालायकी का या जो मेरिट जिस तरह कंप्रोमाइज़ होता है उसकी वजह है? जी बिल्कुल नहीं है। मैं एमिरेट्स एयरलाइन के साथ 19 साल गुजारे मैंने, और मैं उसका कल्चर, मेरे ख्याल में आई कैन राइट ए बुक ऑन दैट। पीआईए के पायलट्स हैं जो अभी भी वहाँ पे बहुत सीनियर कैप्टन्स हैं, आई नो देम। वही जो है वो पीआईए में उनको अभी भी कहते होते थे कि हमें पता है कि हम कैसे फ्लाई करते थे, लेकिन एमिरेट्स एयरलाइन में चूंकि कोई पॉलिटिक्स नहीं है, दे पे देम गुड, लेकिन दे नीड 200% आउट ऑफ देम। और वहाँ पे कोई ऐसा कोई यूनियन नहीं है, कोई किसी के इफ एंड बट वाली बात नहीं है। यू जस्ट फॉलो द प्रोसीजर स्ट्रिक्टली। और वहाँ पे आप उस एयरलाइन की आप देख लें कि उसका इस वक्त टॉप 5 ऑलमोस्ट रैंकिंग में आती है। उसकी बेसिक वजह यही है कि वहाँ पे कोई ट्रेड यूनियन नहीं है, कोई पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कोई आपकी मर्जी नहीं, जो प्रोसीजर्स हैं यू हैव टू फॉलो, आइदर यू आर ए कैप्टन और यू आर एन इंजीनियर और एटीसी है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल जो टावर है आपने उसको फॉलो करना है। नहीं, एटीसी तो फ्लाइट के लिए है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो कंपनी के रूल्स होते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स किसी कंपनी के, वो इन एयरलाइंस में जो इस वक्त जो आप इतिहाद, एमिरेट्स और कतर, जिनको मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, इनमें देयर इज नो ट्रेड यूनियन, देयर इज नो ट्रेड यूनियन। यू जस्ट हैव टू फॉलो द प्रोसीजर्स जो कंपनी ने बनाए हुए हैं और उनको फॉलो करना पड़ता है। और दूसरी बात ये होती है कि हमारे यहाँ एक चीज और भी है कि वर्ल्ड वाइड जो एटीसी होता है, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, उसको इतनी पावर होती है कि अगर पायलट नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन में
लैंड के लिए आ रहा है और इफ इज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू द क्वेश्चंस तो वो ही कैन पेनलाइज इन एटीसी। लेकिन हमारे यहाँ वो कल्चर बनी है, क्योंकि हमारे यहाँ कैप्टन अपनी मर्जी से जो है वो कहते हैं कि ठीक है जी मैं ये कर रहा हूँ, तो एटीसी डजंट हैव पावर टू डू दैट, क्योंकि अगेन इट गोज बैक टू आवर हमारे जो कॉर्पोरेट कल्चर्स हैं या जो हमारा कौमी जो एक अलमिया है। हाँ तो बेग जब साहब तक ये जैसे बताएं, बेग जो साहब ने अभी कहा- रफीक साहब ने जो बात की कि सज़ा लाजमी मिलती है जो गल्फ़ के इलाके में अगर पायलट एटीसी की एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की बात नहीं मानता है, तो क्या हम इसकी जी उम्मीद बिल्कुल। पाकिस्तान में भी कर सकते हैं, सिर्फ पीआईए में नहीं बल्कि और जगह पे, कि सज़ा को यकीनी कैसे बनाया जाए? इस सजा को यकीनी क्या से- बनाने के लिए वही है कि आप यूनियंस बैन करें सबसे पहले। ये मैं अनवर बेग साहब से पूछ रहा था। देखें ये सही फरमा रहे हैं कि हायर एंड फायर होना चाहिए। ये जहाँ ट्रेड यूनियंस इन्वॉल्व होंगी, स्पेशली इन लाइक स्टील मिल हो गया, पीआईए हो गया, रेलवेज हो गया, वहाँ पे आप फिर चल नहीं सकते। और फिर ये सब जैसे मैंने कहा कि इनके अंदर जितनी ये यूनियंस हैं, ट्रेड यूनियंस, दे आर ऑल एफिलिएटेड विद पॉलिटिकल पार्टी। तो कभी वो नून लीग पावर में आती है तो उनकी वाह हो जाती है पीआईए रेलवेज में, या स्टील मिल में पीपल्स पार्टी अगर पावर में आती है तो दे फेवर देम। तो ये अब पीटीआई आई है तो पीटीआई की भी एक यूनियन है पीआईए के अंदर, सो दे आर फ्लाइंग हाई। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दिस, दैट इस पीआईए को इसका बेस्ट तरीका ये है कि इसको प्राइवेटाइज किया जाए, और उसके अलावा कोई चारा नहीं है इम्तियाज। बिकॉज ये कब तक आप देखें, एक गरीब आदमी जो टैक्स देता है इस मुल्क में, जो 70% के करीब गरीब आदमी टैक्स देता है, कॉर्पोरेट टैक्सेस आर ओनली अबाउट 30%। आप उनके पैसे उठा के यहाँ डंप करते हैं एंड वो सब डाउन द ड्रेन जा रहे हैं। यानी मुझे बताएं कि जब से गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट पीआईए को ये ग्रांट्स दे रही है चलाने के लिए, कोई पैसा वापस आया है? कोई इनके लॉसेस में कमी हुई है? कुछ भी नहीं हुआ। अब इन पर पैसा जा रहा है। ये एकदम ब्लीडिंग ऐसी हो रही है कि ब्लीडिंग रुक ही नहीं रही है। तो ये कब तक ऐसे करते रहेंगे आप कई सालों से चला रहे हैं, कहां से कहां उसका कर्जा चला गया। कभी कहते हैं जी रोजवेल्ट होटल बेच के ये करो, कभी कहते हैं वो जो पेरिस में स्क्रिप होटल है उसको बेचो। अरे खुदा के वास्ते ये गलती जिंदगी में मत करना। ये एयर मार्शल नूर खान ने ये एक ऐसी जबरदस्त एसेट्स वो शख्स बना के गए, यहाँ पे किकबैक्स लेंगे गवर्नमेंट में, जो भी करेगा उसमें 200% आई कैन टेल यू एज श्योर एज डेथ उसके अंदर किकबैक्स होंगी, और गवर्नमेंट को 0/0 मिलेगा। वो पैसा पीआईए में जाएगा, वो भी डूब जाएगा। वो तो इसलिए कि पीआईए के कर्जे अपने 400 अरब तक पहुंच चुके हैं। स्टील मिल के कर्जे कोई 450 अरब से ज़्यादा हो चुके हैं। तो जाहिर है अगर रूजवेल्ट और दूसरी पेरिस में जो बिल्डिंग है पीआईए की वो बेच भी दी जाए तो वो भी इन कर्ज़ों की नज़र हो जाएगी। तो बिल्कुल आप सही कहते हैं कि यहाँ पे कारकर्दगी को बेहतर बनाना होगा, और वो शायद वाहिद तरीका उसका ये है, इसकी निचकारी, और जहाँ पे परफॉर्मेंस ऑडिट हो सके, यानी लोगों की कारकर्दगी को जांचा जा सके। मैं आखिर में भी इरफान से पूछना चाहूँगा कि शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट पब्लिक हो गई, इस तरह उम्मीद है कि ये जो तैयारे का हादसा हुआ इसकी भी रिपोर्ट सामने आ जाएगी। तो क्या रिपोर्ट आने से मुल्क के अंदर जो शुगर या चीनी, ये सीमेंट का माफिया है, या फिर पीआईए के अंदर जो वेस्टेड इंटरेस्ट है जिसकी तरह से पुशबैक आता है, उसके असर और नफूस को हम कम कर सकेंगे? कार्टेल्स जो हैं उनको हम तोड़ सकेंगे? इम्तियाज साहब ये देखें, रिपोर्ट्स का सामने आना ये एक स्टेप है। देखिए आपके यहाँ सिचुएशन ये है, अगर आप ये शुगर की बात करते हैं तो हमारा बहुत बड़ा एरिया जहाँ पे कॉटन होती थी वहाँ पे उसको डिक्लेयर कर दिया गया कि यहाँ पे शुगर जो है, शुगर कैन जो है, गन्ना, ये उगाया जाएगा। और सूरत हाल हमारी ये है कि हमारे पास पानी ऑलरेडी कम है, और हम जानते हैं कि ये जो फसल है गन्ने की या इवन चावल की, इसमें बहुत ज़्यादा, तो हमें उस लिहाज से सोचना पड़ेगा कि भाई, और फिर ये कि ये जो हम कार्टल्स की बात करते हैं तो ये आपको सारे के सारे लोग सारी पार्टीज के अंदर, पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर नजर आते हैं,
और ये कि भाई वो, तो अब ये वाली चीज इसको तोड़ना ये आसान काम नहीं है, लेकिन अगर गवर्नमेंट कर पाए तो ये बहुत बड़ा एहसान होगा। जहां सूरत हाल ये है कि ये जो हम बात कर रहे हैं कि ये इन इदारों को जिनको हम इस तरीके से फीड कर रहे हैं, हमारी इकानमी की इम्तियाज साहब पोजीशन ये बनती जा रही है कि इस साल जो अगला ये बजट आ रहा है, इसके अंदर आपकी जो जो हमारे जो टैक्सेस कलेक्ट होंगे, अंदाजा ये है कि हमारी उन जो टैक्सेस जो कलेक्ट होने जा रहे हैं उसका मोर देन 70%, कुछ ये लोग तो ये भी कहते हैं कि शायद हम 80% के करीब हमारी जो है वो पब्लिक डेट सर्विसिंग में चला जाएगा। यानी आप अब अंदाजा लगा लें कि जब ये सूरत हाल हो कि आपके ये जो पब्लिक डेट है वो करने के लिए, तो आपके पास फिर ये सिचुएशन आती जाएगी कि आप शायद फिर इस पे मजबूर हो जाएं कि ये जो इदारे जिनको आप अरसे से फीड कर रहे हैं और इस तरीके से फीड कर रहे हैं कि लाखों करोड़ों नहीं ये अरबों रुपए जो है वो सालाना आप इनको दे के, तो ये चंद मतलब है कि ये आप हजारों में ही है ना जी इनके एम्प्लॉइज, और ये पूरे मुल्क की जो टैक्स पेयर है उसके ऊपर वो है बोझ है। तो इसको आपको सोचना पड़ेगा, लेकिन जब आप ये सोचने जाएंगे तो ये याद रखिएगा कि फिर हमारी वही पॉलिटिकल पार्टीज, जब आपको मैं याद दिलाऊं कि उस वक्त जब लास्ट टाइम ये एफर्ट हुई पिछली जब नून लीग की गवर्नमेंट के अंदर, तो उस टाइम पे पीटीआई जो थी वो भी मुखालिफ थी, उन्होंने मुखालफत की। उससे पहले जब आपको याद होगा कि जरदारी साहब ने एक अटेम्प्ट ये की थी कि वो गालबन वो टर्किश एयरलाइन के साथ कोई एफिलिएशन वाला सिलसिला चला, तो और फिर ये तो उस वक्त जो है वो नून लीग जो है वो अपना आड़े। तो देखिए हमारे पॉलिटिशियंस को भी बैठ के, क्योंकि ये वाली चीज जब आपने करनी है तो आपको फिर एक कंसेंसस के साथ लोगों को साथ मिला के भाई दिस इज द रियल सिचुएशन, कि अब हम इस पोजीशन में नहीं हैं कि हम इन चीजों के ऊपर इतना पैसा लगा दें जब हमारा ऑलरेडी जो मुल्क का कर्जा है वो इतना ज्यादा है। आपके पास सिचुएशन ये बन रही है कि अब आपके पास डिफेंस के पैसे नहीं है, आपके पास जो डेवलपमेंट का बजट है उसके पैसे नहीं होंगे। फिर आपके प्रोविंसेस की जो डिमांड्स हैं, जब 18th अमेंडमेंट के बाद की जो सिचुएशन है कि जब आपको एलोकेशंस वहां करनी है और वो जरूरी है, तो जब वो कर देते हैं तो फेडरल गवर्नमेंट के पास पैसे जो बचते हैं उनमें से भी अगर ये सारे हम इन्हीं इदारों को फीड करते जाएंगे तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जी बिलाशुबा इसमें वफाक के पास एक तरफ पैसे नहीं हैं, दूसरी तरफ हमारा रेवेन्यू या आमदनी के ज़राए महदूद हैं। ये एक अलग बहस है, इस पर मेरा ख्याल एक मुकम्मल बल्कि कई प्रोग्राम किए जा सकते हैं कि किस तरह पाकिस्तान की हुकूमत के रियासत पाकिस्तान के ज़राए आमदनी को बढ़ाया जा सके। कंक्लूडिंग थाट्स के लिए मैं रफ़ीक साहब से पूछूंगा कि अगर आप एविएशन के हवाले से बात करें तो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के लिए आप क्या फ्यूचर पाथ या मुस्तकबिल का क्या लाए अमल बताएंगे? 1 मिनट में बताइएगा। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि इमीडिएटली बैन द ट्रेड यूनियंस इंक्लूडिंग पाल्पा एंड इंजीनियर्स यूनियन। नंबर 2, प्रोफेशनल आदमी होना चाहिए जो इसका सीईओ पोजीशन में, नॉट फ्रॉम द आर्म्ड फोर्सेस। और थर्ड ये है कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस अगर इसमें कंप्लीटली बंद हो जाए तो इसका जो है वो शुरू हो जाएगा, इसका जो मतलब बेहतरी हो सकती है इस तरह। फोर्थ इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जी बिल्कुल, बड़ी अच्छी 3 तजावीज़ हैं इस प्रोग्राम में से ये निकलती हैं। बेग साहब, आप कहेंगे क्या सियासतदान इन मामलात में मुदाखलत से गुरेज करेगा? ये मुदाखलत बंद होगी किसी मौके पे? ये कभी भी नहीं बंद होगी और ये नहीं हो सकता। इट्स अ गुड सजेशन बाय माय फ्रेंड, बट ये पाकिस्तान के अंदर इम्प्लीमेंट होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इसका कोई हल नहीं है इम्तियाज साहब। दिस एयरलाइन हैज टू बी प्राइवेटाइज्ड, अदरवाइज ये इसी तरीके से इनके जहाज कम होते जाएंगे। इनके पास स्पेयर पार्ट्स नहीं है, एक जहाज से निकाल के दूसरे जहाज में स्पेयर पार्ट डालते हैं, उस जहाज को ग्राउंड कर देते हैं। 14-15 जहाज रह गए इनके पास, और रह क्या गया यार। इट इज अ मैटर ऑफ शेम फॉर पाकिस्तान एंड फॉर पीआईए कि एक ऐसी एयरलाइन जिसने दुनिया के ये एमिरेट्स को खड़ा किया, सिंगापुर एयरलाइंस को खड़ा किया, माल्टा एयरलाइंस को खड़ा किया, और हमारे पायलट्स, यही पायलट्स पीआईए के एमिरेट्स में, कतर में, सऊदीया के अंदर, दे आर डूइंग फाइन। वहां पे दे बिहेव, जरा मिसबिहेव करते वो कहते हैं जी थैंक यू वेरी मच, ये ले तनख्वाह एंड प्लीज लीव।
तो मतलब ये हायर एंड फायर जब तक नहीं होगा, और पाकिस्तान में ये नहीं हो सकता अंडर गवर्नमेंट, इट हैज टू बी प्राइवेटाइज्ड एंड दैट इज द ओनली हेल्प एज फार एज माय माइंड सेज। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया बेग साहब। रफ़ीक जान साहब दोहा से थे हमारे साथ, इरफान गौरी सहाफ़ी हैं वो भी हमारे साथ थे। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बात वाज़ेह होकर सामने आई इस गुफ्तगू में कि PIA जैसे इदारों को जब तक प्राइवेटाइज़ नहीं किया जाएगा, इसकी निष्कारी नहीं की जाएगी, उस वक्त तक गालिबन इसकी कारकर्दगी भी बेहतर नहीं हो सकेगी। नाज़रीन, हमारे इस सेगमेंट का वक्त ख़त्म हो रहा है। ख़बरों के बाद दोबारा हाज़िर होंगे इसी हवाले से कुछ मज़ीद गुफ्तगू के लिए सिंगापुर, अमेरिका, कनाडा के हवाले से। स्टे ट्यून्ड विद PTV न्यूज़।